नमस्कार साथियों, डिकोड एग्ज़ाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी श्रृंखला जो हम लोग यहां पर चला रहे थे उसको हम शुरू करें इससे पहले मैं उन सभी अभ्यर्थियों को तमाम शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो पीसीएस की परीक्षा में बैठेंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला को और देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में फोर्ब्स की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। हमारे ऑप्शन क्या हैं यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं 10वां स्थान, 32वां स्थान, 34वां स्थान, 15वां स्थान। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है 34वां स्थान, यानी कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही होगा। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं कुछ बातें इनके बारे में। तो वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की जो कि वित्त मंत्री हैं तथा कारपोरेट मंत्री हैं। ये भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। 3 दिसंबर 2017 को इन्हें भारत की रक्षा मंत्री बनाया गया था। इंदिरा गांधी के बाद इस मंत्रालय का अगर हम देखें तो प्रभार संभालने वाली ये दूसरी महिला थीं। कौन सी दूसरी महिला थीं? HCL कारपोरेशन की CEO और कार्यकारी निदेशक जो कि हैं रोशनी नादर मल्होत्रा और बायोकॉन की संस्थापक जो हैं बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शाह 2 अन्य भारतीय हैं जिन्हें इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। फोर्ब्स की सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पहले स्थान पर इस सूची में कौन है? तो वो हैं जर्मन चांसलर एंजेला मार्कल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे व तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो वो क्रमशः हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्दे और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें कि तीसरे स्थान पर कौन है तो नैन्सी पैट्रिसिया पोलोन्सी, ये जो हैं तीसरे स्थान पे हैं। अमेरिका डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनेता हैं के रूप में सेवारत हैं। वहीं इस पद को धारण करने वाली अमेरिका के इतिहास में यह पहली महिला भी हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और बातें इसके बारे में। तो यहाँ पर फोर्ब्स एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है जिसमें वित्त, उद्योग, निवेश और विपणन विषयों का पर मूल लेख होते हैं। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें कि कहाँ है तो मुख्यालय है जर्सी सिटी, न्यू जर्सी में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इस सेगमेंट का हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या हैं उनको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है अब्देल मजीदी तेब्बोने, दूसरा ऑप्शन है अब्देल माइकल सेल्लाल, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल अजीज बूतेफ्लिका। इनमें से कोई नहीं, ये हमारा चौथा ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है अब्देल मजीदी तेब्बोने। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं इनके बारे में कुछ। तो अब्देल मजीदी तेब्बोने को अल्जीरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। ये पूर्व प्रधानमंत्री तथा अल्जीरिया के प्रभावशाली सेना प्रमुख के वफादार हैं। उन्हें उग्र देशव्यापी विरोधी आंदोलन के सदस्यों द्वारा बहिष्कृत मतदान के साथ देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अल्जीरिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो क्या है तो अल्जीरियस इसकी राजधानी है तथा मुद्रा की अगर बात करते हैं तो अल्जीरियाई दीनार यहाँ की मुद्रा है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि इस सेगमेंट में तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है। तो अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष नवीकरणीय विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी कर्नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है तमिलनाडु ही ऐसा एक स्टेट है जो
इस श्रेणी में आता है। शीर्ष नवीकरण विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य जो बन गया है अभी, वो है हमारा तमिलनाडु। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो तमिलनाडु नवीकरणीय विद्युत उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है, शीर्ष राज्य। देश में कुल नवीकरणीय विद्युत उत्पादन में से लगभग 17.2%, कितना 17.2% जो है वो तमिलनाडु का हिस्सा है। तमिलनाडु के बाद की अगर हम बात करें कि इन अन्य कौन से राज्य हैं, तो इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना को स्थान प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज के सेगमेंट का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 और जनजातियों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में ही 3 और जनजातियों को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में 3 और जनजातियों को शामिल किया गया है। राज्यसभा ने कर्नाटक के 3 आदिवासी समुदायों यानी कि परिवार जो समुदाय हैं उनमें कौन कौन से हैं, परिवार, तलवार और सिद्धि को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान वाले संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 को संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किया है। इस विधेयक को जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री जो कि हैं रेणुका सिंह सरूता ने प्रस्तुत किया है। वर्तमान में सिर्फ उत्तर कन्नड़ जिले की सिद्धि जनजाति ही इस सूची में शामिल है। बढ़ते हैं अपने आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि 5वां प्रश्न क्या है। तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा। देखते हैं कि इसके हमारे ऑप्शन क्या हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है पुणे, बी हैदराबाद, सी बेंगलुरु और डी नई दिल्ली। तो यहाँ पर हमारा जो ये आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा बेंगलुरु में। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में। तो बेंगलुरु में 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 जनवरी 2020 से किया जाना है। इसकी थीम की अगर हम बात करें कि यहाँ की इसकी थीम क्या रखी गई है, तो विज्ञान व तकनीकी ग्रामीण विकास इसकी थीम है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ इस इवेंट का आयोजन प्रतिवर्ष करता है। कौन करता है? तो करता है भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ इस इवेंट को करता है। इस इवेंट में विश्व भर के वैज्ञानिक नवोन्मेष तथा अनुसंधान पर विचार विमर्श करते हैं। तो ये था आज का हमारा 5वां प्रश्न। बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की तरफ। अभी हाल ही में किस राज्य द्वारा दिशा बिल को मंजूरी प्रदान की गई है। देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तमिलनाडु, ओडिशा, सी कर्नाटक और डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ऐसा एक राज्य है जहाँ पर दिशा द्वारा दिशा बिल को मंजूरी प्रदान की गई है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ और जानते हैं कुछ बातें इसके बारे में। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने दिशा बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के द्वारा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। बिल जो दिशा बिल है इसको आंध्र प्रदेश क्रिमिनल लॉ बिल के नाम से भी जाना जाता है। इस बिल के मुताबिक मामले के पंजीकरण के 21 दिन के भीतर निर्णय घोषित किया जाना होगा। इसके तहत बलात्कार तथा तेजाब के हमलों के मामले में विशेष महत्व दिया जाएगा। इस नए कानून में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड का भी प्रावधान है। साथ ही इस नए कानून के तहत बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण व अपराध के लिए दोषी को 10 से 14 वर्ष की सजा दी जाएगी। कितने वर्ष की? 10 से 14 वर्ष की। किसके लिए? बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराधों के लिए। इस कानून के तहत उन लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सोशल मीडिया पर अब महिलाओं के खिलाफ या महिलाओं के विषय में अभद्र व बेहद अश्लील पोस्ट करते हैं।
इन मामलों में पहली बार अपराध करने वाले को व्यक्ति को 2 वर्ष की, वहीं उसको अगर वो दोहराता है या दूसरी बार वो अपराध करता है तो 4 वर्षों तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हमारा 7वां प्रश्न क्या है। हाल ही में कितने पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या हैं? यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं 3, 2, 4 और 5। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी। 4 राज्य और ऐसे हैं जिनमें इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ। 4 पूर्वोत्तर राज्यों में इनर लाइन परमिट लागू कर दिया गया है। अब उत्तर पूर्व के 4 राज्य, ये 4 राज्य हैं कौन से? तो उनमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है। IALP यानी कि इनर लाइन परमिट व्यवस्था वाले राज्यों में देश के दूसरे राज्यों के लोगों सहित बाहर के लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है, जिसमें भूमि रोजगार के संबंध में स्थानीय लोगों को संरक्षण दिया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हमारा अगला प्रश्न और 8वां प्रश्न क्या है। हाल ही में किस भारतीय को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर बाईचुंग भूटिया, विराट कोहली, सी रोहित शर्मा और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रोहित शर्मा हैं इनको ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इनके विषय में कुछ और जानकारी। रोहित शर्मा को ला लीगा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वे स्पेनिश ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले गैर फुटबॉलर हैं। ला लीगा विश्व की सबसे लोकप्रिय फुटबॉल लीग्स में से एक है। भारत में ला लीगा के फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना काफ़ी लोकप्रिय हैं। बढ़ते हैं अपने नवे प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में हमारा नवा क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में दिए गए फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है रानी रामपाल और सौरभ चौधरी को, रानी रामपाल और अमित पंघाल को, सी ऑप्शन है हमारा सौरभ चौधरी और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है रानी रामपाल और सौरभ चौधरी। इनको जो है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इनसे जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, अभी आपने देखा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 जो कि रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी क्रिकेट टीम की जो कप्तान हैं इनको, और सौरभ चौधरी जो पिस्टल शूटर हैं इनको दिया गया। यह पुरस्कार फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा वर्ष भर बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। फिक्की के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो यह हैं संदीप सोमानी। कौन हैं इसके अध्यक्ष? संदीप सोमानी इसके अध्यक्ष हैं तथा इसके मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सर्वश्रेष्ठ खेल संघ की अगर बात करते हैं कि कौन रहा, तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ सर्वश्रेष्ठ खेल संघ रहा, राष्ट्रीय खेल संघ रहा। खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी सार्वजनिक सेक्टर की अगर हम बात करें कि कौन सी है, तो वो है रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ बातें और इनके बारे में। तो सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट्स की अगर हम बात करें कि कौन थे रहे इस बार, तो संदीप चौधरी जेवलिन के लिए, और ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन कौन रहे, तो अमित पंघाल रहे जो कि हैं बॉक्सिंग से संबंधित। लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रशासक की अगर हम बात करें कि कौन है, तो वो हैं गोविंद राज कैंपा रेड्डी। इसी तरह लाइफ टाइम अचीवमेंट पंकज आडवाणी जो कि बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं वो रहे। खेल को बढ़ावा देने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य की अगर हम बात करें कि कौन सा वो राज्य रहा, तो ओडिशा वो सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा है।
सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार कौन रहे? तो वो हैं कामेश श्रीनिवासन। ये हमारे सर्वश्रेष्ठ पत्रकार यहाँ पर रहे। बढ़ते हैं अपने 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है भोपाल, रायपुर, सी मुरैना और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं कुछ बातें इससे जुड़ी हुई। तो रायपुर के छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 27 दिसंबर से 29 दिसंबर 2019 में तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? यह 27 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए 10 प्रश्न और उनका व्याख्यात्मक हल। तो आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।